में आएगा। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव सिंह शेखावत और आज हिमालय दिवस है। ये दिन है, ये मौका, ख़ास मौका है जब हम याद करें हिमालय दिवस की जो अहमियत है या फिर जो हिमालय में घटती हुई चीज़ें हैं या हिमालय से जुड़े हुए तमाम जो सरोकार। आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और तमाम तरह की बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव जब हम बदलाव की बात करते हैं तो क्लाउड बस्टिंग की बात सुनने को मिलती है, घटनाएँ बढ़ी हैं। उसके अलावा जो ग्लेशियर हैं, ये अक्सर कहा जाता है, चिंता प्रकट की जाती है कि ग्लेशियर घट रहे हैं, उनका साइज़ घट रहा है। उसके अलावा जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, नदियां हैं उनका लेवल बढ़ रहा है। उसके अलावा तमाम जो रेनफॉल है यानी वर्षा है उसमें भी अनइवन एक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चिंताएँ हैं और इन चिंताओं के मद्देनज़र ही उत्तराखंड में तकरीबन 1 दशक पहले हिमालय दिवस की शुरुआत की गई थी। हिमालय दिवस हर साल मनाया जाता है उस पर, और ये मौका होता है सरकारी स्तर पर या फिर तमाम जो गैर सरकारी संगठन है या तमाम व्यक्तिगत स्तर पर तमाम जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण सरोकारों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो चिंता प्रकट करते हैं, चिंता करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर जो हिमालय के जो संदर्भ, हिमालय से जुड़े हुए जो संदर्भ हैं उन पर एक खास परिचर्चा के लिए दूरदर्शन ने आज इसको चुना है। और इस मौके पर जो मेरे साथ कौन कौन खास लोग हैं, सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूँ, उनका आपका परिचय करा दूँ। मेरे साथ हैं जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के और तमाम जो उन्होंने किताबें लिखी हैं अलग अलग मुद्दों पर जो हिमालय से या तमाम जो उत्तराखंड के सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर लगातार लिखते रहे हैं। और तमाम समाचार पत्रों पत्रिकाओं में आप उनका स्वतंत्र लेखन के तौर पर उनके स्तंभ या जिसमें कहिएगा आर्टिकल आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे। उनके बाद मेरे साथ हैं पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर BC ठाकुर साहब। आप बाडिया भूगर्भीय संस्थान के पूर्व निदेशक हैं और ख़ास उनका एक परिचय ये भी है कि इस महत्वपूर्ण संस्थान के जो फाउंडर स्टोन रहे हैं, फाउंडर जो मेंबर रहे हैं उनमें से एक डॉक्टर BC ठाकुर हैं। और उनके बाद मेरे साथ हैं प्रोफेसर MPS बिस्ट, यूसैक के डायरेक्टर हैं और लगातार जो तमाम जो गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर वो उत्तराखंड में कर रहे हैं। आप तीनों महानुभाव का दूरदर्शन में इस खास परिचर्चा में स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले BC जी आपसे करना चाहूँगा, जो आज जो हिमालय दिवस है किस रूप में आप इस दिवस को आप देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम हिमालय को लेकर हिमालय से जुड़ी जो तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं, तमाम जो चिंताएं होती हैं, इस दिन को आप किस रूप में उसके संदर्भ में आप देखते हैं? देखिए शेखावत जी, हिमालय का जो वर्णन है वो आज से नहीं सदियों से महाकवि कालिदास ने उद्धृत किया है अपने प्रथम काव्य में। अस्त्युत्तरिष्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। आप सोचिए कि उस ज़माने से उन्होंने इस हिमालय की कल्पना और उसके ऊपर चिंतन मनन किया है। और कालांतर में हमारे जितने भी हमारे बड़े बड़े भूवैज्ञानिक, बड़े बड़े पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे बुज़ुर्ग लोग खास तौर पे, जिनको कि हम बाद में अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्होंने भी इसका बड़ा चिंतन मनन किया है कि हिमालय में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। और ऐसा है कि ये परिवर्तन सतत चला आ रहा है। हम एक भूविज्ञान के छात्र के होने के नाते ये कह सकते हैं कि जब से हिमालय की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ये सतत प्रक्रिया है। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ जो हैं, जिसको कि हम मानव को मध्य में रखते हुए जब इसे कहते हैं कि भाई कभी हम इसको आपदा कह देते हैं, कभी हम अपने नेचुरल रिसोर्स के लिए एक लाइवलीहुड सिस्टम का, जीवनयापन करने का एक तरीका मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या जैसे जल संरक्षण की बात कर रहे हैं आप, जल संवर्धन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों का जो हमारा सोर्स है ये है हिमालय। और हिमालय एक जिसको हम कहते हैं कि विश्व में थर्ड पोल, इसको भी हम नाम दिया गया है, क्योंकि एक ऐसा पोल है, एक ऐसा सोर्स है जो हमारे लिए पीने के लिए जो पानी, जीवन यापन के लिए जो पीने वाला पानी है वो हिमालय से मिलता है। तो इस हिमालय के ऊपर आज के दिन जो चिंतन मनन, वैसे तो हम आए दिन करते रहते हैं, लेकिन एक आम जन के लिए इस दिन को विशेष तौर पे
रखा गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये चर्चा होनी चाहिए और इसके ऊपर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पूरा हिमालय जो दिवस है उसकी एक जो उपयोगिता है या उसका जो संदर्भ है उसको आपने परिभाषित किया है। परिचर्चा में मैं ठाकुर साहब आपको लाना चाहूँगा, किस रूप में अगर पूरे हिमालय से जुड़े हुए जितने तमाम जो सरोकार हैं, आप उन सरोकारों के मद्देनजर किस रूप में देखते हैं कि क्या जो बदलाव हैं कितने चिंतनीय हैं, किन मुद्दों पर जो चिंता की ज़रूरत है और भक्ति रहते में सबको करनी चाहिए और सामूहिक चिंता इस पर करनी चाहिए? देखिए ऐसे बड़ा आजकल जो वो इसी साल जो है, देखिए इस वर्ष तो जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आया है, और दूसरा जो हिमालय का जो स्लोप्स हैं, मोस्टली मैं स्लोप्स के बारे में बोलूँगा, क्योंकि सारा काम जो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम स्लोप को जो छेड़ रहे हैं, उसको स्लोप का जो ढलान है, तो बहुत सारी जो इस वक्त हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने वर्ष में देखा फिर लैंडस्लाइड, भयंकर लैंडस्लाइड, अभी तक मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के दृश्य नहीं देखे जो कुछ इस टाइप के वीडियो आए हैं। तो उसका एक कारण यही है कि क्लाइमेट चेंज का वजह से जो बारिश है उसका जो बारिश होने का तरीका है, ये जो बारिश है एक तो वो है, और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं और होनी भी चाहिए, तो उसमें जो कटिंग हो रही है, चाहे अब रोड बनाएं, कोई बिल्डिंग बनाएं कुछ, या और बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाएं, तो उसमें हम सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे उसमें है दिमाग में कि स्लोप को जो हम डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं। तो इसलिए ये है कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है, सड़कें भी बनानी हैं, उसके बाद भवन भी बनाने हैं, लेकिन इस समय जो कमी हमारी क्या है कि हम जो इस किस्म के जो काम कर रहे हैं उसको सही ठीक तरीके से टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट और जैसे जियोलॉजिकल असेसमेंट वो नहीं ठीक से कर रहे हैं, और इसके लिए जो कोई अगर आपने जैसे लैंडस्लाइड का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जो भूस्खलन हो रहा है, तो भूस्खलन होने के कारण कई हैं, एक कारण से नहीं होता है। सबसे पहले तो होता है उसकी जो ढलान की स्लोप क्या है, उसका ढलान क्या है, उसके बाद वो जो उसके अंदर जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स की उनका इंजीनियरिंग जो है विश्लेषण वो क्या है, किस टाइप की रॉक है, उसकी ढलान किस तरफ है, फिर उसके बाद उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका जो इसके अंदर क्रैक्स या फ्रैक्चर होते हैं, दरारें पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा जो काम है, जो एक स्लोप है वो उसको तैयार करता है ये सब चीज़ों के मिलने से, और आखिर में होता क्या है, जिस वक्त जोर की अगर जिस प्रकार की इस साल हुई है, इस प्रकार की मॉनसून की बारिश होती है, तो वो उसको ट्राइगर करती है, मतलब उसको करती। तो इसका ये है कि स्लोप्स इस समय पे इसके लिए यही है कि जो स्टडी हम करें, मल्टी डिसिप्लिनरी करें, कोई और प्रिवेंशन हमें करना है। अब मेन प्रॉब्लम प्रिवेंशन कैसे करना है, तो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी जिसमें जियोलॉजिस्ट हो, सिविल इंजीनियर्स हो, हाइड्रोलॉजी वाले लोग हैं, इकट्ठे मिलकर ग्रुप का काम करें, एक एरिया लेके करें, और इसलिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्लोप अनस्टेबल है, और अब उसको हमने प्रिवेंट करना, मतलब उसको ये देखना है कि उसको स्लोप ना गिरे, तो उसके लिए पहले ये स्टडी होनी चाहिए, कोई इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट काम करना। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत, चूँकि भूगर्भ शास्त्री तो आपने बड़े सलीके से जो स्थिति है, जो उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के जो पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स एक जो भूस्खलन में जो लगातार इजाफा हो रहा है, तो उसकी तरफ आपने इशारा किया है। जयसिंह जी, मैं आपको चर्चा में बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आप बतौर पत्रकार लगातार सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहे हैं।
बदलाव किस तरह के हैं? जैसे मैंने शुरुआत में अपने ये थोड़ा सा इशारा किया था, बात आपके सामने रखी थी कि जो उत्तराखंड में बदलाव आए हैं इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट, चाहे वो क्लाउड बस्ट की घटना बढ़ी हैं, पहले भी होती थी, ऐसा कि ना होती हूँ, लैंडस्लाइड हैं वो बढ़े हैं, उसके अलावा रेनफॉल है वो अनइवन हुआ है, कभी ज़्यादा है कहीं कम है, और उसके अलावा मैदान की बात भी करें तो मैदान का भी जो तमाम जो नदियां हैं तो उनका में भी जो भराव वाली स्थिति है, तो तमाम अलग अलग तरह चीज़ें हैं। मोटे तौर पर जो हम परिभाषित करते हैं हिमालय को, या जो चिंताएँ हमारी यहीं तक होती हैं, लेकिन चिंताएँ हालांकि बहुत ज़्यादा उसके अलावा हैं, उस पर अगले राउंड पाऊँगा। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगा बतौर पत्रकार, आपने किस रूप में क्या बदलाव देखें जो चिंता के सबब हो सकते हैं? पहली बात तो यह है राहुल कि हिमालय जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो है ना पर्वत श्रृंखला है आपका। इधर उसमें आपका पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत, चीन हो गया, भूटान हो गया, तो इतने देशों से संबंधित है, केवल ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो हिमालय दिवस पर हम सब सारे लोगों को बधाई है, हम उत्तराखंड वासियों को भी बधाई है, लेकिन संपूर्ण एशिया वासियों को इसलिए भी है कि एक तो इसको एशिया का वाटर टावर कहते हैं हिमालय को। हिमालय पर इतना पानी है जितना एक ओशन में होता है, समुद्र के बराबर पानी है। आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील है, और इसकी इकोलॉजी, इसका एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक महासागर ऊपर हिमालय पर है, वो बात है। दूसरी बात ये है तो दूसरा इससे कह रही है मौसम का, जो यहाँ का एशिया का मौसम है उसको नियंत्रित करता है। आप समझे, अगर हिमालय नहीं होता तो आप समझे जो समुद्र से, आज का अरेबिक ओशन से, इंडियन ओशन से जो हवाएं चलती हैं, जो बादल चलते हैं, जो मानसून चलता है, वो कहाँ जाता, आप समझे। दूसरा देखिए आज का पॉलिटिकल आपका ज्योग्राफी क्या होती है। आज अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये भारत भी नहीं होता। न जाने हमारे भारत में कितनी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ 562 प्रिंसली स्टेट्स थे ब्रिटिश टेरिटरी के बाद भी। तो अगर हिमालय नहीं होता तो चंगेज़ खां सेंट्रल एशिया नहीं जाता, सीधा इधर ही चला जाता, तब क्या हालत होती है। तो हिमालय हमारे लिए, हमारा भाल भी है, हमारा सब कुछ है। हिमालय पहले संपूर्ण एशिया के लिए, खासकर उत्तराखंड वासियों के लिए, जो हम हिमालय वासी हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, 8, 10, 11 जो स्टेट्स हैं, आपका जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, आपके ये सब सारे हम लोगों के लिए तो जीवन ही इस पर निर्भर है। लगभग ये समझिए कि 5 करोड़ के आसपास जो हिमालय से के आसपास जो लोग रहते हैं, इतने 5 करोड़ 5.28 करोड़ है, मतलब सारी जितने देशों की। दूसरी बात, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, सिंधु निकलती है, आपका गंगा है और आपका ब्रह्मपुत्र है, इस पर इनके जो बेसिन आप देखो, जब सिंधु तभी है जब हिमालय है, गंगा तभी है जब हिमालय है, ब्रह्मपुत्र तभी है जब हिमालय है। अगर हिमालय नहीं होता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी नहीं होती, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो बनी है। आजकल जितनी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदियों किनारे हुई हैं। ये आपको गेंजेटिक जो हमारा प्लेन है, लगभग कितना 145 करोड़ के आसपास इतने लोग रहते हैं। तो और दूसरा सिंचाई भी है, इतना सिंचाई हमारी वहाँ से होती है। वो सारी चीज़ें हम लोगों का तो सब कुछ, हिमालय वासियों सब कुछ हिमालय पर निर्भर है। हमारे लिए हिमालय इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि किसी ज़माने में आए होंगे लोग, आए नगाज आए, खस आए, साथ सेंट्रल एशिया से आए, सारे लोग आए, तो इधर होते होते वो नॉर्थ ईस्ट तक नगा चले गए, खस रुक गए। तो क्यों आए? राजपूत से आए, नीचे से आए, यहाँ छिपने के लिए आए, अपना सुरक्षित स्थान के लिए आए। आज वही हिमालय जो संरक्षण देता था असुरक्षित हो गया है। क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब ने बताया ना, अभी बताया है। डॉक्टर बिस्ट की भी उस पर है। मैं चाहूँगा कि, क्योंकि हम लोग तो पड़ी पूरी बात कहेंगे, लोगों का तो व्यवहारिक ज्ञान है। एक तो जो अभिलांच आ रहे हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया है प्रकृति की, लेकिन इनका जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अभिलांच आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। लैंडस्लाइड का तो आप नहीं हो, लेकिन अभिलांच का भी समस्या होगी, हर बार नुकसान हो रहा है ना। और एक अभी जो है ग्लेशियल लेक्स पर बात आती है, आपका केदारनाथ में जो हुआ, चौराबाड़ी आउटब्रस्ट था उसका। उसके बाद इधर जो है धौली गंगा, ऋषि गंगा की तरफ भी डिस्टर्बेंस हुआ है, कितना भारी। मतलब आपको ये समझिए कि बाढ़ आ रही है, वो भी जाड़ों में बाढ़ आ रही है, मतलब अकल्पनीय बात है, हो रही है। हिमालय पर आप जानते हैं जितना ऊपर आप चढ़ते हैं बारिश नहीं होती, ठीक है ना। 1 मीटर पर जाएंगे शायद 1 मिलीमीटर बारिश
थम जाती है, कम होती जाती है। हिमालय से जहाँ पर जो क्लाउड ब्रस्ट वो बादल जाता ही नहीं है, वहाँ क्लाउड ब्रस्ट होना इसका मतलब इकोलॉजिकल कुछ इन्वायरमेंटल कुछ डिस्टर्बेंस है, समथिंग इज रॉन्ग विद द इन्वायरमेंट और विद आवर एक्टिविटीज़। तो वहाँ इतनी बारिश होनी, कच्ची बारिश पर या ग्लेशियर्स पे अगर क्लाउड ब्रस्ट होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं वो पिघलेगा, ठीक है, पिघलेगा और एक अचानक पिघलेगा, अचानक ऐसी बाढ़ आ जाएगी। तो जो आई अभी ऋषिगंगा में हुई, जो केदारनाथ में हुई, ये भी हमारे लिए संकट का विषय है, गंभीर संकट का है। तो इन विषयों पर हमारे सौभाग्य है आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पास हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जय सिंह जी, आपने बिल्कुल एक दस्तावेज के तौर पे जो चीज़ें जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आपने उसको अपने वक्तव्य में पूरा उसको वहाँ ला के समेट दिया है। प्रोफेसर बिस्ट, क्योंकि जो डॉक्टर ठाकुर ने जो बताया था, कहीं ना कहीं उन्होंने जो इशारा किया था कि जो मैन मेड पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि कुछ नेचुरल चीज़ें लेकिन कुछ मैन मेड जो चीज़ें हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास भी ज़रूरी है, लेकिन विकास के लिए हम कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक पूरी तरह से कह सकते हैं वो क्लैश उत्तराखंड बनने के बाद लगातार देखने को उत्तराखंड के लिहाज से संदर्भ बात करें तो वो रहा है, क्योंकि वो लगातार जो पर्यावरणविद हैं उनकी राय, जो इस तमाम जो सड़क रखने वाले उनके, उसके अलावा जो डेवलपमेंट से प्रत्यक्ष तौर पर जो जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं या आप सिस्टम जिसको कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भेद लगातार चला आ रहा है। तो नतीजतन ये है कि विकास भी हो रहा है और ये चिंता जो है ये भी चिंता लगातार बढ़ रही है। तो आप किस रूप में जो चिंता अभी ठाकुर साहब ने जो व्यक्त की थी, उस चिंता को आप उसका सोल्यूशन के रूप में क्या देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया हमारे रावत जी ने भी और गुरु जी ने भी बात कही। मैं चूँकि इस विषय का छात्र रहा हूँ और काफ़ी 30-35 साल से इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं हम उत्तराखंड के अंदर। आपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करी है, तो मेरा ये अपना मानना है कि आदमी की ज़रूरत स्वाभाविक है और उसकी पूर्ति करना भी हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हमारा शासन हो, प्रशासन हो या हमारे जितने भी लोग हैं, इस चीज़ को समझ के कि भाई आपकी जो ज़रूरत है उसको पूर्ति कैसी की जाए और सुरक्षित पूर्ति हो, इस चीज़ पे विशेष गौर करने की ज़रूरत है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको केदारनाथ जी का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। केदारनाथ आपदा के बाद बहुत आनन फानन में एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, रास्ता खोलो। मैं समझता हूँ थोड़ा सा गलती वहाँ पे हुई है। थोड़ा सा अगर उस पर कंसिडर किया जाता कि रास्ता खोलें, किधर से खोलें, क्या हमारा ओरिजिनल रास्ता जिस तरफ से था मंदाकिनी के दाएं छोर में, वो रास्ता दाएं छोर में क्यों था, बाएं में क्यों नहीं था? अगर हम अपने इन बातों को समझें, पूर्वजों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान पे अगर हम गौर करते तो शायद आज हमें कुछ चीज़ें जो आने वाले टाइम में भी होंगी और दिखने को मिल रही हैं, वो घटनाएं नहीं मिलती। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ केदारनाथ का। रामबाड़ा के बाद जो रोड बनाई गई, बहुत जल्दी में बनाई गई और ये हुआ कि भाई टूरिस्ट डेवलपमेंट करना है, फटाफट है, यात्रियों को ले जाना है, ये ऐसे थोड़ा सा विचार विमर्श करके, मंथन करके उस रोड को अगर बनाते तो हमारी वो रोड जो है दाहिनी छोर में ही बननी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? बाएं छोर में जो मंदाकिनी का लाया हुआ गाद है, सेडिमेंट है, जिसको हम मोरेन भी कहते हैं, जो पास्ट में कभी ग्लेशियर रहा होगा, वो टोटली मोरेनिक डिपॉजिट है। और वो मोरेनिक डिपॉजिट जो है नदी के आउटर कर्वेचर पे आता है मंदाकिनी के। तो आप ये देखिए, उसके अगर कॉन्केव साइड में, कॉन्वेक्स साइड में नदी का फोर्स है, वो हमेशा कटाव की स्थिति में रहता है। पहले उसने गाद सबमिट किया, उसके बाद उसमें कटाव शुरू कर दिया, और जो अपना राइट साइड है वो सेफ है, उसमें कोई कटाव नहीं है, वहाँ अक्मुलेशन भी नहीं है, वहाँ रॉक एक्सपोज है, सॉलिड है। तो इसीलिए जब यात्रा कभी किसी ज़माने में किसी ने की होगी, शंकराचार्य या जो भी रहे होंगे, उन्होंने बड़े सोच विचार करके रास्ते का वो रास्ता फॉलो किया। तो क्यों किया, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक महत्व है इसका। और आज अगर हम उसके ऊपर रोड बनाएं या रास्ता बनाएं उस सेडिमेंट के ऊपर, जो कि अंदर से ऑलरेडी कट रहा है धीरे धीरे करके, तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले जब 2019 की बात है, जनवरी फरवरी में या उसके बाद मैं गया था वहाँ पे, उसके बाद यात्रा के टाइम पे वहाँ कई जगह पे बोल्डर्स गिरे, लोगों के मरे,
चट्टान, घोड़े के ऊपर पत्थर गिरे तो स्वाभाविक क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ ऑलरेडी मटेरियल आके जमा हो रहा है, इधर नहीं है। एक बात, मतलब मेरा उद्देश्य, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों के डिसाइड किए हुए कुछ नॉर्म्स है, उनको फॉलो करने चाहिए। एक बात, बड़ी लंबी सोच के बाद वो चीज़ें होती हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। आप गुरुजी हैं हमारे, बहुत महान वैज्ञानिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी कुछ पब्लिकेशन भी है। आपसे भी पहले हमारे जो प्रोफेसर बॉल्दिया थे, स्वर्गीय, जो कि रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हिमालयन जियोलॉजिस्ट के, और उनसे भी पहले प्रोफेसर हेमन गैंसर 1930s में जो उन्होंने एक्सपीडिशन किया था। आप जैसे महान व्यक्तियों ने पूरी रिसर्च के बाद ये तय किया कि जोशीमठ और तपोवन के बीच में ये बहुत ही जियोलॉजिकली टेक्टोनिक एक्टिव जोन है, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो अब आप देखिए कि वंस इट इज डिसाइडेड देयर इज ए टेक्टोनिकली एक्टिव जोन, शुड वी कंस्ट्रक्ट समथिंग ओवर देयर, सच ए बिग प्रोजेक्ट? ये एक प्रश्न बनता है। और अगर आप, बहुत मजबूरी है बनाना, कई बार हो जाता है कि हमें नहीं जाना ही जाना है, भाई नदी के पार करना है हमको, और नदी हमें पता है बहुत खतरनाक है, उसकी एनर्जी का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पार करना है तो वी हैव टू हैव सम सेफगार्ड्स। ठीक है, आपके पास राफ्ट होनी चाहिए, आपका इक्विपमेंट होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। तो आप जब वेल इक्विप्ड होंगे देन यू कैन क्रॉस द रिवर। सेम थिंग आई लाइक टू से कि अगर आपने एमसीडी के पास कुछ स्ट्रक्चर बनाने थे, कुछ डैम बनाना है, ये बनाना, अब आप देखिए आए दिन रेनी में घटना हो गई, तपोवन विष्णुघाट में जो है 250 करोड़ का जो है टीबीएम मशीन जो है फंस गई, वो प्रोजेक्ट आज तक फंसा पड़ा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोच में लाके ही काम करे जाए तो शायद है कि भविष्य हमारा सही रहेगा। बिल्कुल वही चीज़ है जहाँ से जो चिंताएं, जिन चिंताओं से या जो भी संदर्भ हैं या जो भी चीज़ देखने में लगातार आ रही है, तो वहीं से शुरुआत की। तो उस पर आप लोगों ने बतौर भूगर्भ शास्त्री एक रोशनी डाली, और एग्जाम्पल बिल्कुल केदारनाथ, चूँकि एक रिसेंट डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और हिंदुस्तानी उत्तराखंड बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वो अपने आप में सोचने का एक चिंतनीय था। ठाकुर साहब, मैं आपको बीच में लाना चाहूँगा। आपने जिस तरफ आपने इशारा किया था, इशारा तो बिल्कुल बात हो, वो चीज़ें अपनी जगह हैं, क्योंकि साइंटिस्ट की और जो साइंटिस्ट के अलावा जो पर्यावरणविद भी है, सो कॉल्ड पर्यावरणविद हैं, आप लोग तो चूंकि साइंटिस्ट हैं, आप तो एक पूरी साइंस के आधार पर अपना जो विजन आपका वो लेके चलते हैं, लेकिन चाहे वो उत्तराखंड, बाकी जो अन्य राज्य है, वहाँ भी एक पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद के लिए जरूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट ही हो, वो उनकी अपनी स्टडी होती है। तो दो राय हैं, एक आप लोग की तो पूरी साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक थॉट्स आपके, उसको आप सामने रखते हैं, देश के सामने, राज्य सामने, दुनिया के सामने, लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो उनकी अपनी एक ओपिनियन होती है, वो भी अपने हिसाब से करते हैं। तीसरा सेगमेंट है वो जो जिसके पास डेवलपमेंट का जिम्मा होता है, यानी सरकार है, या सरकार का जो मातहत प्रशासन होता है, जो उनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं क्लैश लगातार रही है, और कमोबेश हर राज्य में थोड़ी बहुत होती है। जो पर्यावरण जुड़े हुए लोग हैं उनको आरोप लगते हैं कि सरकारें, चाहे किसी की हो, क्योंकि हमारा विषय दलगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, एक हिमालय की चिंता करना है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सरोकार हैं या ये जो चिंताएं हैं, इनका समाधान तभी हो पाएगा जब एक एज होल पूरे हिमालय के लिए एक प्लान बना दिया जाए, ताकि चाहे उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है पड़ोस से हमारा, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट जो आपके 7 सिस्टर हैं, है ना, तो और उधर आपका JNK है, तो क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य स्तर पे कई बार पॉलिटिकल मैंडेट में डिफरेंस आता है। अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया कि जो हिमालय चिंता है, जो भूगर्भीय घटनाएं हैं, ये जो भी घट रही हैं, तो उसको कैसे समाधान किया जाए? क्या एज होल एक एज सच हिमालय पॉलिसी कंट्री में एक होनी चाहिए? हिमालय की पॉलिसी नेशनल लेवल पे तो है, और वो बड़े स्केल पे है, पर मैं ये इसमें यह है कि अभी ये मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, खासकर जहाँ एनवायरनमेंट का बात आती है, और इसमें इंटरेस्ट भी डिफरेंट, बहुत हर प्रकार के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं ना, एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, तो इस पर तो काम NGOs लोग कर रहे हैं, और NGOs और गवर्नमेंट और हमेशा मतभेद रहा है, और उसमें पॉलिटिकल भी है। लेकिन मैं आज आपको, क्यों ये हिमालय दिवस है आज, तो मैं एक और बात पे कहना चाहूँगा, उसको खास फोकस करना चाहूँगा
वो है ये है कि भूकंप। वो देखिए पिछले इतिहास देखें, पिछले 120 साल में 4 बड़े भूकंप आए हैं। और जैसे मैं उदाहरण में दे रहा हूँ, 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था, उसमें 14,000 की मनुष्यों की मृत्यु हुई थी। और वो हुआ था 1905 में। इसी प्रकार बिहार नेपाल बॉर्डर में हुआ, वहाँ भी इसी प्रकार का जानी नुकसान हुआ। और उसके बाद देखिए जो अभी रिसेंट आया था 2006 में, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप हैरान होंगे कि 80,000 आदमी की जान गई और उसका नुकसान $1 बिलियन की तरह है। तो सबसे मुझे चिंता ये लगती है कि हमारे यहाँ जो हिमालय में जो कंस्ट्रक्शन या जो टाउन प्लानिंग हो रही है, अब मुझे तो शिमला जब भी जाता हूँ तो मुझे देख के वो लगता है बहुत भयंकर सब महसूस होता है कि अगर उस प्रकार का, ऐसा नहीं है कि जो ये भूकंप है वो एक ही बार आते हैं, इसका साइकिल होता है। और ये साइकिल कितने मैग्नीट्यूड का, कितना बड़ा अर्थ, क्योंकि उसके लिहाज से साइकिल है। तो अब जैसे शिमला को देखें, मैं उदाहरण पे दे रहा हूँ, उसी तरह और भी हिल स्टेशन का सबका ये जो टाउन प्लानिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो सब शिमला का मॉडल जा रहा है। तो वो अगर शिमला में के आसपास अगर उस प्रकार का भूकंप आएगा तो आप सोच लीजिए उससे बड़ा डिजास्टर कहीं नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये है कि आगे के लिए जो कुछ हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, शहर को बदल नहीं सकते। सबसे बड़ा है कि आगे के जो भी हम नए शहरों को बढ़ाएं तो बाहर की तरफ जाएं। आजकल पुराना ये था कि उसी शहर को इधर भी गली डाल दो, उधर भी, मतलब इतना कंजस्टेड कर रहे थे। और उसका हाल बिल्कुल जैसे शिमला की तरह हो गया, मसूरी भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि प्रिवेंट हम अर्थक्वेक को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, ना प्रोटेक्ट कर सकते अभी तक, लेकिन हमें ये पता है कि उस पर जो नुकसान होता है उसको कम कर सकते, उससे बच सकते हैं, कम कर सकते। बिल्कुल। वैसे भी ये कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वैसे भी इन टर्म ऑफ मेडिकल वो है। आपकी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाते हुए जयसिंह रावत जी आपके पास आना चाहूँगा। इस पूरी परिचर्चा में जो निकल कर आ रहा है, मोटे तौर पर चीज़ें बड़ी एक क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट हैं भूगर्भ के, दोनों ने बड़े जो फैक्ट के साथ और पूरे साइंस के साथ बात रखी है। मेरी अपनी परसेप्शन, आई मे बी रॉन्ग, मैं कोई स्टेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पर्यावरणविद शब्द जैसा है, तो मैंने बल्कि आपसे पूछने से पहले मैंने कहा भी था, क्योंकि साइंटिस्ट की राय, पर्यावरणविदों की राय और एक जो इंतजामिया होता है उनकी राय में बड़ा 3 अलग अलग सेगमेंट हैं। क्या आपको लगता है कि हिमालय में जो ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, जो डैमेज बढ़ रहा है, आपका नुकसान बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो राय, मेरा अपना मानना है कि राय शायद आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी बजाय इसके कि पर्यावरणविद, क्योंकि हावी कहीं ना कहीं जिसे हम प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं, पर्यावरणविद जो लोग हैं, मैं उनके पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, उनकी मंशा पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, चिंताएं उनकी भी हैं, वो भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता कैसे कर रहे हैं? वो कहते हैं सर्जरी करना, एक डॉक्टर गया सर्जरी कर दी फटाफट और एक बड़े प्यार से कह रहा है उसको पहले हील कर रहा है। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट के तौर पर देखते रहे हैं, ये जो क्लैश तो है ही है, डेवलपमेंट कैसा हो, ऐसा हो या वैसा हो, मैं कह रहा हूँ वैसे हो, आप कह रहे हो वैसे हो, तो ये तो क्लैश था और रहेगा ही, खत्म होने वाला है जब तक कि एक पूरी यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं हो। लेकिन क्या ये इस पूरी क्लास के अंदर खासतौर पर पर्यावरणविद और जो सब्जेक्ट मैटर के विशेषज्ञ हैं, लाइक जो भूगर्भ शास्त्री हैं, ये भी कहीं कोई बड़ा कारण है क्या? इसका जवाब प्रोफेसर बिस्ट ने भी कहा था कि पहले नाले को पार, अगर रिस्की है तो नाले को पार मत करो, अगर ज़रूरी है तो पूरे इक्विपमेंट के साथ करो। आप जानते हैं डॉक्टर ठाकुर ने भी कहा कि मसूरी का हाल क्या है, शिमला का हाल क्या है, वही नैनीताल का भी हाल है, क्योंकि इन जगहों की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो चुकी है। आपका अभी आया पेपर, हमारे जो DMMC का रिपोर्ट है, उसका अगर भूकंप आया मसूरी में, उसमें तो तबाह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 100 साल 150 साल पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का स्ट्रक्चर नहीं खड़े हुए हैं और अभी भी उसके बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, इतना बाहर डाले जा रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बनाए जा रहे हैं। तो हम
हमारी ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, लेकिन विकास पे तो हो ना कि आप उसमें कुतुब मीनार जैसी इमारतें खड़ी कर दो, मसूरी में जाके खड़ी कर दो, शिमला में जाके खड़ी कर दो, वो हमें देखना पड़ेगा। कई चीज़ें अभी जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कटिंग करें, अभी बद्रीनाथ में हो रहा है, अब वो साइंटिस्ट ज़्यादा जानते हैं, तो वहाँ पर जो हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने के बजाय उसी के साथ करना है, क्योंकि इंसान जो है पर्यावरण का ही पार्ट है। हम जो हैं हम भी उसी के अंग हैं, हमारा पालन करना भी कुदरत ने हमारे लिए भी वही चीज़ें रखी हुई हैं, इसी से होनी है। लेकिन जब हम अति करने लगेंगे सबके हिस्से में करने, एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ लाखों स्पेसीज हैं, फौना की भी फ्लोरा की भी है। एक इंसान है, मतलब लाखों हैं, उनमें कीड़े मकोड़े से लेके हाथी से लेके आपको व्हेल तक, अकेला इंसान है जिसने सब पे कब्जा कर दिया, सबका मास्टर बन गया। सब पहले तो अपना हिस्सा खा रहा है, फिर दूसरों जानवरों का खा रहा है, तो सारा वेजिटेशन खा रहा है, फिर उन जानवरों को भी खाया जा रहा है। मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि घड़ी इशारा कर रही है। तो कुल मिलाकर हिमालय दिवस है और हिमालय से जुड़े तमाम जो सरकार जो संदर्भ हैं उन पर एक बहुत ही दिलचस्प और एक साइंटिफिक और एक बहुत ही आप कह सकते हैं ना कि महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और परिचर्चा में एक चीज़ बड़ी साफ तौर पे निकल आई है कि जो हिमालय है वो उसको बचाना, उसका संरक्षण सिर्फ सरकारों की या किसी संगठन जिम्मेदारी नहीं, या आम जिम्मेदारी है। और जो तमाम जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, जो विकास हो रहा है, विकास की रफ्तार तो बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है वो निकल के आ रही है कि विकास कैसे हो और किस तरह से हो, तो उस पर एक कहीं ना कहीं एक राय बनाने की ज़रूरत है। और हिमालय, आप जानते हैं कि हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ के रूप में, बारिश के रूप में, वन के रूप में देखना चाहिए। ये पूरा न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे जहाँ तक भी जो कायनात है, सबके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा अलग अलग तरह से या संसाधन अलग अलग तरह से हैं, चाहे वो पानी हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इसका संरक्षण होना चाहिए और हम सबको आज इस खास मौके पर इसका प्रण लेना चाहिए। कल फिर मुलाकात होगी किसी मुद्दे पर। नमस्कार।